हेलो दोस्तों, मेरा नाम ममता है। मैं कोलकाता केस में एक ट्रेनिंग डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपनी पूरी जीवन की कथा बता रही हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी हूँ, जिसका सपना था कि बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना और उसके सपनों को पूरा करना। आज आप मुझे कोलकाता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में जानते हैं। कुछ लोग मुझे म्यूरी कहते हैं तो कुछ निर्भया या दामिनी। आज देश भर में मेरा नाम घर घर में लिया जा रहा है, लेकिन मेरा असली नाम डॉक्टर मौमिता है। आप सभी ने मुझ पर जो प्यार और मेरे परिवार को जो सहारा दिया है, उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसलिए मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं। मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म 1993 में हुआ था। घर में इकलौती होने के कारण मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को मेहनत करते देखा। मुझे याद है, एक बार जब मैंने डॉक्टर बनने की इच्छा अपने माता पिता से जाहिर की, तो हम एक मध्य वर्गीय परिवार से होने के बावजूद मेरे माता पिता को मेरी इस इच्छा सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझसे कहा, तू बहुत पढ़ लिख कर बड़ी डॉक्टर बन, मैं हूँ ना। कहते हुए उन्होंने मेरे सिर पे प्यार से हाथ फेरा। तब से मेरे माता पिता ने अपनी मेहनत की कमाई से मेरा शिक्षा के लिए पैसे बचाए। लोग अक्सर मेरे माता पिता से कहते थे कि गरीब होने के कारण वह अपनी बेटी को डॉक्टर नहीं बना पाएंगे। यह बातें मुझे बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने पूरी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और सभी को गलत साबित कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी मेहनत से सरकारी कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। मैंने दिन रात परीक्षा की तैयारी की, क्योंकि मुझे सरकारी कॉलेज में दाखिला लेना था, ताकि मेरी शिक्षा का खर्च कम हो सके। मैं बड़ी डॉक्टर बनकर अपने माता पिता को वो सारी सुविधाएं देना चाहती थी जो अमीर लोगों के घरों में होते हैं। मैं उनकी सेवा करना चाहती थी और उनका नाम रोशन करना चाहती थी, और मेरी यह इच्छा पूरी हुई। नेट परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे अंक मिले और उसी के आधार पर मुझे कोलकाता के आरजिकल मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश मिला। मेरी सारी मेहनत सफल हो गई और मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। धीरे धीरे मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे और बड़ा डॉक्टर बनना था, लोगों की बेहतर सेवा करनी थी। इसलिए मैंने पीएचडी करने का निर्णय लिया और उसी कॉलेज में पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। टेस्ट मेडिकल के क्षेत्र में मैंने अध्ययन किया और अपना पहला साल पूरा किया। मेरे माता पिता और मैं बहुत खुश थे, क्योंकि अब मेरी पीएचडी पूरी होने के बाद मैं एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने जा रही थी। मैं लोगों की सेवा करने वाली थी और पिताजी ने मेरे शिक्षा के लिए जो कर्ज लिया था, उसे भी मैं अब चुकाने वाली थी। मैं अपने माता पिता को एक सुखद जीवन देना चाहती थी। हमने किन कठिनाई परिस्थिति में जीवन व्यतीत किया था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे याद है कि मेरे माता पिता खुद भूखे रहते थे, लेकिन मेरे लिए कुछ बना के रखते थे ताकि मैं भूखी ना सोऊं। मैं भी उन्हें देखकर पैसे बचाने का तरीका सीख गई। कई चीज़ मुझे पसंद थी, लेकिन मैंने उन्हें से कभी नहीं मांगा। इसलिए मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मैं बहुत समझदार हो गई हूँ और फिर मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ मैंने आरजिकल अस्पताल में ट्रेनिंग डॉक्टर के रूप में नौकरी भी शुरू कर दी थी। 2024 का साल शुरू हो गया था। मुझे गणपति और दुर्गा पूजा बहुत पसंद थी। अब तो मैं डॉक्टर भी बन गई थी। इसलिए मैंने अपने माता पिता से कहा कि इस साल हम गणपति और दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाएंगे। अब हमारे पास पैसे भी हैं। आपकी बेटी एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनने वाली है। मेरी यह बातें सुनकर मेरे माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, इस साल हम जरूर दुर्गा पूजा मनाएंगे। अब तो मेरे माता पिता मेरी शादी के बारे में भी सोचने लगे थे। तब मैंने पिताजी से साफ साफ कहा, मेरी शादी की चिंता आप मत करो। शादी के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे पिताजी, इसलिए ये सब आप मुझ पर छोड़ दो। अब मैं बड़ी डॉक्टर बनने वाली हूँ, मेरी चिंता मत करो। हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर जब मुझे सही जीवन साथी मिलेगा, तब मैं शादी करूँगी। मेरे माता पिता की आंखों में हमेशा खुशी के आंसू रहते थे।
जब भी मैं ऐसे बोलती थी उन्होंने खुशी देखकर मेरा मन भी आनंद हो जाता था। मैंने बचपन से अपनी माँ को हमेशा पैसे बचाते हुए देखा था, लेकिन मेरे लिए वह कभी भी खर्च करने से पीछा नहीं हटती थी। मेरी पसंद नापसंद उन्हें बखूबी पता होती थी। मुझे बड़ा करने के लिए उन्होंने बहुत त्याग किए थे, अपनी इच्छाओं को दबा दिया था। इसलिए अब मेरी बारी थी उनके लिए कुछ करने की। इसलिए मैंने अपने पहले वेतन में माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ बनवाई। वे चूड़ियाँ देखकर माँ बहुत खुश हुई और उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले 6 महीने से मुझे नाइट शिफ्ट भी मिल रहे थे। कभी हफ्ते में एक नाइट शिफ्ट होता था, तो कभी कभी हफ्ते में 24 से 36 घंटे भी काम करना पड़ता था। इसका कारण मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगी। 2024 का अगस्त महीना मेरे लिए इतना घातक साबित होगा, यह मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पिताजी सिलाई का काम करते हैं। वह 63 साल के हैं, लेकिन उन्हें अब तक काम नहीं छोड़ा। एक बार वह बीपी की दवाई लेना भूल सकते हैं, लेकिन काम करना नहीं भूलते। हमेशा मुझे उन्हें समय पर दवा लेने के लिए कहना पड़ता है। हंसते हुए भी वह कहते हैं, हाँ बेटी, लेता हूँ। माँ भी हमेशा कहती थी, तू हमारी बेटी नहीं, बेटा है। मैं वैसे भी बहुत प्यारी थी। मेरे नाम में भी प्यार छुपा है। जब मैं कॉलेज जाती या ड्यूटी पर होती तो अक्सर कानों में कुछ गलत कामों के बारे में सुनने को मिलता। हमारे सीनियर डॉक्टर भी इस पर कभी कभी फुसफुसाते थे, लेकिन मैं खुद को इस सब चीज़ों से हमेशा दूर रखना चाहती थी। लेकिन जब किसी छात्र के साथ अन्याय होता या किसी मरीज से अधिक पैसे वसूले जाते, मुझे यह बहुत बुरा लगता और मैं आवाज़ उठाती थी। इस पर हमारे प्राचार्य संदीप घोष हमेशा मुझ पर चिढ़ते थे। प्राचार्य होने के कारण हम सभी उनसे डरते थे, लेकिन मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना था कि वह अस्पताल में क्या क्या करते हैं। कभी भी आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं इस बड़े लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन जब अस्पताल में दवाई की कालाबाजारी शुरू हो गई थी, तो मैं शांत कैसे रह सकती थी। मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज़ को कहीं दबाने की कोशिश की जा रही थी। मुझे अतिरिक्त काम करवाया जा रहा था। मेरे काम के घंटे भी बढ़ा दिए गए, लेकिन फिर भी मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। कभी कभी मैं अपने पिताजी को यह बातें बताती थी, लेकिन वह मुझसे कहते थे, बेटी तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो। हम गरीब लोग हैं, यह बड़े लोग हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक हैं, यह तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। हम साधारण लोग हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। पिताजी के शब्द सही थे। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। इसलिए पिछले 6 महीने से मैं प्राचार्य और विभाग के उत्पीड़ित को सह रही थी और शांतिपूर्वक सिर्फ अपना काम कर रही थी। शायद मुझसे इन लोगों को खतरा महसूस हो रहा था और इसलिए उन्होंने पहले से ही कुछ योजना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे इस सब का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। कभी कभी मेरी दोस्त और मैं इस विषय में चर्चा किए करते थे कि हमारे अस्पताल में कितने गलत काम हो रहे हैं, लेकिन हम हमेशा बोलते बोलते चुप हो जाते थे, क्योंकि हमें इन चीज़ों में उलझना नहीं था। खैर, हमारे अस्पताल में 2019 में संजय राय नाम का एक व्यक्ति भर्ती हुआ। अस्पताल की पुलिस चौकी में काम करता था। वह 4-5 साल से यहाँ काम करता था, इसलिए उसे हमारे हर विभाग के बारे में पूरी जानकारी थी। कई मरीजों को वह बेड दिलाता था और उसके लिए उसे पैसे भी मिलते थे। लेकिन इस संजय रॉय की नज़र बहुत ख़राब थी। वह अस्पताल में आने वाली हर महिला को गलत नज़रों से देखता था। उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था, लेकिन वह हमारे प्राचार्य का बहुत खास था और उसके लिए हमेशा काम करता था। इसलिए हमने कभी उसकी शिकायत करने का विचार नहीं किया, क्योंकि बेवजह विवाद नहीं चाहना था। लेकिन हाँ, संजय रॉय की नज़र बहुत खतरनाक थी। किसी भी लड़की के सामने होने पर उसकी नज़र उस पर गड़ी रहती थी। इसलिए मैं ऐसे आदमी से दूर ही रहती थी। उस दिन भी जब मैं घर से काम पर जाने के लिए निकली, मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि यह मेरा आखिरी दिन होगा। जब मैं अपने घर से जा रही हूँ
और अब मैं अपने माता पिता और अपने छोटे से घर को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। शायद इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, पिताजी को समय पर दवाई देना। कहकर मैं घर से बाहर निकल गई। 8 अगस्त को मैं पूरे दिन काम कर रही थी, अपने मरीजों की देखभाल कर रही थी। हमारे सेमिनार हॉल के पास एक कमरे का निर्माण चल रहा था, इसलिए ऊपर आने जाने का ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। हम सब वार्ड में इकट्ठा थे। 4-5 अन्य प्रशिक्षक डॉक्टर मेरे साथ थे। हम कुछ चीज़ों पे चर्चा कर रहे थे। उस समय संजय रॉय भी वहीं था और वह मुझ पर घूर रहा था, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद वह वहाँ से चला गया और हम सब ने खाना खाया। फिर सभी अपने अपने काम में लग गए। मैं थोड़ी फ्री थी, इसलिए मैंने रात को माँ को फ़ोन किया। जब तक मैं माँ को फ़ोन नहीं करती, खाना नहीं खाते थे। उन्हें बताना पड़ता था कि मैं खाना खा लिया है, तभी वह खाना खाते थे। उस दिन भी मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यह मेरी माँ से आखिरी बातचीत होगी। माँ ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैंने पूछा, पिताजी समय पर दवाई ले रहे हैं ना? उसका ध्यान रखना, मेरी चिंता मत करो, मैंने खाना खा लिया है। मेरे पिताजी को बीपी की समस्या थी, इसलिए समय पर दवाई लेना उनके लिए बेहद ज़रूरी था। उनकी दवाई कभी नहीं छूटनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान मैं रखती थी। मुझे याद है, एक बार पिताजी की दवाई और रात में ख़त्म हो गई थी। पिताजी ने सोचा कि एक दिन दवा ना लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सुबह जाकर दवा ले लूँगा। उस वक्त घड़ी में देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मैंने वहीं सबका खाना रोक दिया और कहा, पिताजी की दवा आने तक कोई खाना नहीं खाएगा। और इतनी रात में भी मैंने उनके लिए दवा का इंतज़ाम किया। लेकिन जब अस्पताल में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे घर पे ध्यान देना कम हो गया था, इसलिए माँ को ही ज़बरदस्ती सब कुछ बताना पड़ता था। उन्हें याद दिलाना पड़ता था कि पिताजी की देखभाल करें। उस दिन भी सब कुछ बिना भूले बताया और माँ से बात करके मैं पूरे फ्लोर पर जाकर मरीजों को चेक करके आई। उसके बाद मैं आराम करने और अपने अलग ध्यान करने के लिए तीसरी मंजिल पर सेमिनार रूम में पहुंची। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां जाना मना है। मुझे तो पता चला कि बगल में बिल्डिंग का काम चालू होने के कारण ऊपर किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। मैं तो वहाँ चली गई। रात के 2-3 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई की। मैंने सोचा अब थोड़ा सो लूँ। 36 घंटे की ड्यूटी के कारण बहुत थकान महसूस हो रही थी। मरीजों की सेवा में लगे रहने के कारण खुद पर ध्यान ही नहीं दे पाती थी। दूसरे को जीवन दान देने वाली मैं अपने जीवन की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। इसलिए किताबें और डायरी बंद करके सेमिनार हॉल में ही शांत होकर सो गई। इतनी गहरी नींद में थी कि सेमिनार हॉल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका भी मुझे कोई ध्यान नहीं रहता था। फिर क्या, रात के समय संजय रॉय शराब पीकर सेमिनार हॉल में कब आया, उसका भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। उसके आते ही उसकी नज़र मुझ पे पड़ी और उसके अंदर का राक्षस जाग गया। वह मेरे पास आया और उसने मेरे शरीर को छुआ। नींद में होने के कारण मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन जब शरीर पे हाथ फेरने लगा तब मैं जाग गई। सामने संजय रॉय देखा। दुष्ट व्यक्ति देखकर मैं बहुत डर गई। नींद में होने के कारण खुद को संभालने में मुझे समय लगा। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी। उसके मुंह की बदबू से मुझे यह समझ में आ रहा था, वह मेरी कोई बात सुनने की हालत में नहीं था। मैं उसे मिन्नतें करती रही, मुझे छोड़ दो कह रही थी, लेकिन उसे मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा था। आखिरकार मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब वह थोड़ा डर गया और जल्दबाजी में उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया ताकि मेरी आवाज़ ना निकल सके। मैं उसे लड़ रही थी, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरी आवाज़ सुन ले। लेकिन उस रात मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि उस रात ऊपर वाले फ्लोर पे किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी।
जैसा कि अब पता चला है। इसका मतलब है कि मेरे खिलाफ सारा साजिश पहले से ही रचा गया था। मैं उस दरिंदे को अपने से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें इतनी ताकत कहाँ से आई थी। जितनी भी मैं कोशिश कर रही थी, वह मुझसे दूर नहीं हो रहा था। मैं खुद को उससे बचा नहीं पाई। लड़ते लड़ते मैं हार मान गई और फिर उसने मुझे नोचना शुरू किया, मुझे मारना शुरू किया। अब मैं पूरी तरह से ठंडी पड़ गई थी। कौन कौन मेरा शोषण कर रहा था, यह समझ नहीं आ रहा था। मेरी दर्द से चीखें निकल रही थीं। मैं इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि मेरी चीख पूरे अस्पताल में गूंज रही थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी थी। चिल्लाते चिल्लाते मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया और फिर मेरे स्त्री सम्मान और मेरे सपनों की हत्या कर दी गई, वह भी बहुत ही निर्ममता से। आखिरकार मेरी जान चली गई, लेकिन मेरे शरीर पे शोषण की निशानियां रह गई। मेरा चश्मा टूट गया, उसकी तिरछी मेरे खून में सने हुए आँखों में घुस गई। मेरे फटे हुए होठ मेरी आवाज़ दबाने के लिए उसने मेरा गला दबा दिया। खुद को बचाने की कोशिश में मेरे खून से सने मुंह नाखून मेरे शरीर पर वार किया। जांघ की हड्डी टूटने तक फैली हुई मेरी टांगें और घायल हुए जननांग। मेरे सब कुछ सहने के बाद भी उन पुरुषों की क्रूरता का मुकाबला किया था, लेकिन काश उन पुरुषों में थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती तो मेरी आखिरी सांस तक मैं जिंदा रह पाती। मेरे शरीर पे वार करते समय उन्होंने सोचा होता, मुझे मारते समय उन्हें खुद को भी दर्द महसूस हुआ होता, लेकिन वह दरिंदगी की तरह आकर मुझे बर्बाद कर गए। दोस्तों, उस दिन मेरे अंदर की स्त्री का बलात्कार हुआ और आखिरकार इस ट्रेनिंग डॉक्टर मौमिता ने दुनिया से अलविदा कह दिया। मरते समय मेरी आंखें के सामने सिर्फ मेरे माता पिता के चेहरे थे। अब उनका क्या होगा, यही सवाल मेरे दिल में बार बार आ रहा था। हर दिन दूसरों की जान बचाने वाली मेरी जान बचाने के लिए वहाँ कोई नहीं आया था। मरते वक्त भी मुझे यही डर लग रहा था कि मेरे माता पिता इतने बड़े दुख को कैसे सहेंगे। उस दरिंदे ने मेरा शोषण किया, मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला, मेरी हत्या कर दी और फिर मेरे नंगे शरीर पे अधूरा कपड़ा डाल के ऐसे चला गया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। मेरी आत्मा तड़पती रही, मेरे सपने अधूरे रह गए। हर दिन 10 से 12 घंटे की मेहनत से मैं यहाँ तक पहुँची थी। मेरा सपना एक ही रात में टूट गया। मेरे लिए पूरा दिन सिर्फ एक काम था। मुझे किताबों के अलावा कुछ भी पता नहीं था। मुझे एचपी में गोल्ड मेडल चाहिए था, टॉप का डॉक्टर बनना था। मैंने अपनी डायरी में भी यही लिखा था, क्योंकि मेरे माता पिता ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था और एक रात में उनकी मेहनत और मेरी पढ़ाई सब कुछ जल के राख हो गई थी। असल में अगले दिन क्या हुआ, कैसे अपराधी पकड़े गए, यह सब आपको पता ही है। अगले दिन सुबह मेरे आत्महत्या की खबर मेरे घर पहुंची। आपकी बेटी ने अस्पताल में आत्महत्या कर ली, ऐसा बताया गया। माँ तो सब कुछ खत्म हो गया कह के रोने लगी। पिताजी तो कुछ सोचने की हालत में नहीं थे। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला और हॉस्पिटल लेकर आए। दौड़ते हुए आने वाले मेरे माता पिता अपनी बेटी को आखिरी बार देखने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि अंदर मेरी हत्या से सबूत मिटाए जा रहे थे। मेरी माँ गिड़गिड़ा रही थी, बेटी को एक बार देखने दो कह के रो रहे थे। पूरे 3 घंटे बाद मेरे माता पिता को मुझसे देखने की इजाज़त मिली। बेटी को घायल और अतरंगी हालत में देखकर मेरे माता पिता तुरंत समझ गए, यह आत्महत्या नहीं हो सकती। हमारी बेटी आत्महत्या करने के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर माँ और पिताजी तुरंत बोले, यह बलात्कार है। वहाँ मेरे माता पिता थे और रिश्तेदार, दोस्त, सहेलियों सब मेरे लिए ज़ोर से आवाज़ उठाए। मेरा बलात्कार करके मेरी हत्या की गई है, इसलिए सभी गुस्से में थे। इतना बड़ा हंगामा देखकर पुलिस आखिरकार बहुत देर से वहां पहुंची और फिर पूछताछ शुरू होती गई। तब तक काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इतनी बड़ी जनता के इस
आक्रोश का संजय रॉय अपने हेडफोन के सहारे पकड़ा भी गया था। बिना कुछ कहे वह आरोपी अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और मामला वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। किसी का कहना है कि मेरे साथ सिर्फ बलात्कार हुआ है, तो कोई कह रहा है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। मेरी योनि में पाया गया 151 ग्राम वीर्य, जो केवल उस आरोपी का बताया जा रहा है। क्या मेरे साथ हुआ सामूहिक बलात्कार दबाया जा रहा है? अचानक मरम्मत के नाम पर घटना स्थल की दीवारें तोड़ी जाने लगी। उसका क्या इमरजेंसी रूम में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, लेकिन जो वीडियो मिला था उसमें अब तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई थी। क्या बलात्कार और इसमें शामिल बड़े चेहरे को बचाने के लिए सबूत मिटाया जा रहा है? जनता के बीच घुसकर क्या उस दरिंदों के कुछ लोगों ने अस्पताल में आकर सारे सबूत नष्ट कर दिए और मेरे साथ अत्याचार करने वाले उन लोगों को छोड़ दिया गया? पता नहीं अब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। मेरे साथ जो हुआ यह क्यों हुआ, क्या कभी पता चलेगा? क्या संजय राय को कभी फांसी होगी या नहीं? लेकिन अगर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो जल्दी ही आपके सामने एक और निर्भया आ जाएगी। यह मत भूलें कि वह कोई बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है या पत्नी हो सकती है, लेकिन होगी तो वह एक औरत ही। 2012 में भी मेरे जैसे ही एक लड़की के साथ अन्याय हुआ था। उसके आरोपियों को 7 साल बाद फांसी की सज़ा मिली थी। उसे बहुत देर से न्याय मिला। अगर हमारी जैसी दूसरी निर्भया नहीं चाहिए तो मुझे न्याय दिलाओ। दोगे ना मुझे न्याय? क्या मेरे माता पिता को उनकी बेटी से दोबारा मिलने का मौका मिलेगा? मैं डॉक्टर बनके सभी की सेवा करने का फैसला किया था। सबको एक देवता के रूप में बचाने का निर्णय लिया था, लेकिन खुद को बचाने में मैं असफल रही। लोगों की सेवा करके खुशी से जीने का मेरा सपना अधूरा रह गया। मेरी हत्या और बलात्कार की गुप्ती अब तक सुलझी नहीं है। मैं वही ट्रेनिंग डॉक्टर बोल रही हूँ, डॉक्टर मौमिता, जो कुछ दिन पहले तक जो आप जैसी ही थी। बिना किसी गलती के मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी। काश उन लोगों ने कुछ संवेदनशीलता होती तो आज यह महिला डॉक्टर जिंदा होती। मेरे माता पिता अभी तक इस दुख से उभरे नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी मजबूर से खड़े होकर मुझे न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे माता पिता के मैं केवल एक ही बेटी थी। आज मैं भले ही ईश्वर के पास आ गई हूँ, मगर आप सभी बेटे बेटियाँ मेरे माता पिता की संतान हो। एक बेटी चली गई, लेकिन हजारों बेटे बेटियाँ उन्हें मिल गई हैं। इसलिए कृपया मेरे माता पिता की देखभाल करें। मेरे पिताजी बहुत स्वाभिमानी हैं। वह किसी का पैसा नहीं लेंगे या मदद भी नहीं मांगेंगे। यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ मेहनत से ही पसंद है। आज उनकी बेटी उनके पास नहीं है, इसलिए आप ही मेरे माता पिता के बच्चे बन जाएं। जब भी ज़रूरत पड़े उनके साथ दें। मेरे माता पिता की मदद करें, मुझे न्याय दिलाएं और मेरे माता पिता को भी खुशी से जीने का मौका दें। मुझे पता है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरे माता पिता भी साथ नहीं रह सकेंगे। वह किसी और घर की बेटी के साथ ना हो, किसी भी माता पिता से उनकी बेटी दूर ना हो। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है कि आज मैं उनके पास नहीं हूँ। इतनी कठिन परिस्थिति में उनके आंसू पोंछने के लिए नहीं हूँ। दोस्तों, मुझे न्याय दिलाओ, आरोपियों को सज़ा दिलाओ, आवाज़ उठाओ, मेरे माता पिता का सहारा बनो, उनकी मदद करो। सच में भले ही मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अब आप ही उनकी संतान बनो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाओ। दोस्तों, मैं इस स्टोरी को कहानी की तरह बताया। अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताओ, डॉक्टर मौमिता देवनाथ को न्याय मिलेगा या नहीं। यह कहानी सच्ची है, कोलकाता की एक महिला डॉक्टर की है। धन्यवाद दोस्तों।